Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Dear students, in this video we will study about chapter 12 that is magnetic effect of electric current. अगर आपको magnetic effect of electric current की complete explanation चाहिए तो do let me know in the comment section. आज हम सिर्फ इस वाली वीडियो में NCERT टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये बताने में कंप्लीट क्रेडिट जो जाता है वो हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड को जाता है। एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है इनके बारे में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए हम एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ स्ट्रेट वायर, कि स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस टाइप की बनेंगी। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें 4 में से जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। आपको सिर्फ, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ करेक्ट जो ऑप्शन है उसको मार्क करना है और या फिर उसको लिखना है। बट यहाँ पर मैं आपको इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन की हर एक ऑप्शन की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, पर आपको सिर्फ ऐसे वाले क्वेश्चन में ऑप्शन को ही मार्क करना है। तो देखिए, एक्चुअल आंसर क्या होता है कि जब भी एक वायर होती है, वायर में करंट होता है, तो वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है या मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है। कंसेंट्रिक सर्कल्स मीन्स वायर एज अ सेंटर रहेगी और सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके लिए बनेगी। एक बार इनके ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि इनके ऑप्शन क्या हैं। इनका सबसे पहला ऑप्शन है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ, मतलब फील्ड के बारे में कह रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, कि एक स्ट्रेट वायर होगी और वायर से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेट्स कम टू द सेकंड में क्या है, द फील्ड लाइन्स या फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, कि जिस डायरेक्शन में वायर में करंट होगा सेम उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेंगी। आइए थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में इन्होंने कहा है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, कि वायर जैसे कोई सर्कल होता है, सर्कल की रेडियस होता है, तो वायर में से सर्कल की रेडियस जैसे लाइंस ओरिजिनेट होंगी, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लास्ट ऑप्शन में इन्होंने कहा है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर, कि वायर को एज अ सेंटर लेके कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने कहा एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो सर्किट में करंट कैसा होता है, तो रिड्यूस, कम होगा, डज नॉट चेंज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, या वेरी करता रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज हैविली, कि करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। कारण क्या होता है वो इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी एक इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग के दौरान होता क्या है कि जो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर होती है आपके सर्किट में, उन दोनों में कनेक्शन बन जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर शॉर्ट सर्किट होते हुए 2 तारे आपस में मिल जाती हैं, और जहाँ पर 2 तारे मिल जाती हैं वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैं आपको नहीं कहूँगी, एक आपको ऐसे से बहुत स्ट्रॉन्ग सा करंट आपको वहाँ पर दिखाई देता है। तो रजिस्टर होता क्या है कि करंट जो है कई बार क्या करता है, करंट लाइव वायर से कनेक्ट हो जाता है और करंट एक ऐसा पाथ फॉलो करने की कोशिश करता है जिसका रेजिस्टेंस लो हो, और वो जब वो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है ना, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/R इज इक्वल टू आई होता है। तो रेजिस्टेंस जैसे ही लो हुआ तो वायर के अंदर एकदम से करंट जो है वो स्ट्रांगली इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा इट विल बी इंक्रीज हैवीली। लेट्स कम टू द थर्ड वन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है। इसमें सिर्फ हमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं जिनका हमें दोनों का बारी बारी से आंसर करना है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। देखिए क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी वायर है, वायर स्ट्रेट नहीं है, सर्कुलर वायर है। सर्कुलर वायर यदि है तो सर्कुलर वायर के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, सर्कुलर वायर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो स्ट्रेट और पैरेलल लाइंस बनेंगी। सिमिलरली बी पार्ट में ये कहना चाहते हैं वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन, कि कोई भी वायर जो ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन इंसुलेशन जिसके ऊपर ग्रीन रबर टाइप होता है, जो ग्रीन इंसुलेशन के साथ वायर होती है वो लाइव वायर होती है। तो आइए दोनों को आंसर करते हैं।
तो जो स्टेटमेंट 1 होगी कि कोई भी सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल और स्ट्रेट बनेंगी, तो उसका आंसर रहेगा यस, बिल्कुल डेफिनेटली पैरेलल ही बनेंगी। सर्कुलर वायर के लिए क्या होता है, ऐसा आपने डायग्राम देखा होगा, एनसीईआरटी में भी देखा होगा। सपोज ये कोई सर्कुलर वायर है, ये सर्कुलर वायर है, तो सर्कुलर वायर के लिए ना जो एंड होता है, सर्कुलर वायर का जो एंड होता है, उस एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो सर्कुलर बनती है। सर्कुलर एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। सर्कुलर मतलब आप क्या मान सकते हो, जो एंड है, इस एंड को ना आप लगभग स्ट्रेट वायर जैसे मान सकते हो। जैसे स्ट्रेट वायर के लिए सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, तो यहाँ पर भी इस एंड के लिए सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, बट वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बहुत देखिए, अगर मैं फोर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करूँगी तो वो और बड़ा सर्कल बनेगा, उससे अगली और बड़ा सर्कल बनेगा। तो एक्चुअल में तो ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही होती है, बट क्योंकि ये सर्कल बहुत बड़े बड़े बनते जाते हैं, तो जब हम सेंटर की तरफ देखते हैं ना, तो ये हमें जो अपीयर होती है ना, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है। तो हम कह देते हैं कि जो सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो स्ट्रेट होंगी। स्ट्रेट होने का मतलब ये अपीयर स्ट्रेट होती हैं, एक्चुअल में ये सर्कुलर होती है, और एंड की तरफ जाते जाते बहुत छोटे सर्कल बनते चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट था कि भाई जो ग्रीन इंसुलेशन वाली वायर होती है, ग्रीन इंसुलेशन वाली जो वायर होगी वो आपकी लाइव वायर होगी, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, लाइव वायर वो होती है जिसके अंदर करंट हो, और करंट हो तो आप थोड़ा सा ऐसा मान लीजिए कि जैसे डेंजर वाला जोन है वो, और डेंजर जोन को हम ज़्यादातर रेड कलर का बनाते हैं, ये एक याद रखने का तरीका है। तो ग्रीन इंसुलेशन वाली जो वायर होती है ना, वो अर्थ होती है, हरी भरी धरती, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ग्रीन अर्थ। तो ग्रीन अर्थ से आप इसको याद रखें, ग्रीन कलर की जो वायर होती है वो अर्थ वायर होती है, रेड कलर की जो वायर होती है वो लाइव वायर होती है, और ब्लैक कलर की जो वायर होती है वो न्यूट्रल होती है। ये आपको समझ आ गया होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमें कहा है लीस्ट टू मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए ऑफकोर्स मैग्नेट ही चाहिए, तो इसका एक मेथड तो हो गया कि आप परमानेंट मैग्नेट्स का यूज़ करें। परमानेंट मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दिखाई गई है, परमानेंट मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, या आपने बचपन में उसके साथ खेलते हुए भी देखा होगा। परमानेंट मैग्नेट जैसे भी आपको स्ट्रेंथ की चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। तो दूसरा मेथड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए कि आप एक लाइव वायर का यूज़ कर सकते हो। जैसा कि ऑस्टेड ने बताया कि लाइव वायर जो होती है, करंट कैरिंग जो वायर होती है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए एक वायर का भी यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर करंट हो, और आप उस वायर के करंट को इंक्रीज़ करके मैग्नेटिक फील्ड को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। व्हेन इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विल बी लार्जेस्ट। देखिए, हम सबको पता है कि एक वायर है, वायर के अंदर करंट है, और करंट कैरिंग उस वायर को यदि आप दो मैग्नेट के आसपास रख देते हो, मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो, तो वो वाली जो वायर है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए। देखिए, जो वायर होती है, वायर के अंदर यदि करंट है तो वायर विल बिहेव एज अ मैग्नेट, वायर भी मैग्नेट बन गई और ये भी मैग्नेट है। और आप सबको पता है जब एक मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट आती है तो वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो सेम यहाँ भी होगा, ये वायर में करंट, तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। इस मैग्नेट को, ये जो साइड वाली मैग्नेट है, ये दोनों अट्रैक्ट या रिपेल कुछ भी करेंगी, मतलब फोर्स एक्सर्ट करेंगी। तो ये एक दूसरे पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगी, उस फोर्स को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। यहाँ पर F का मतलब होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर, L होती है लेंथ ऑफ द वायर, B होती है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा जो ये एंगल होता है जिस डायरेक्शन में करंट होता है ना, उस करंट में और जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं इनके बीच का एंगल होता है। तो देखिए, हम सबको पता है कि जो साइन 90 है, साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है, और वो साइन 90 के लिए होती है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी वायर मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो उसके लिए आपको इस तरीके से वायर को रखना होगा कि वायर के अंदर जो करंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनके बीच 90 डिग्री के एंगल बने। तो लास्ट में कंक्लूजन में आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो आपका जो कंडक्टर है वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आई होप आपको ये क्लियर है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या कह रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन?
इमेजिन यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर, कि आप किसी चैम्बर में बैठे हैं, जैसे लिफ्ट में बैठे हैं आप, विद योर बैक ऑन टू द वॉल, बैठे हैं आप और आपकी जो बैक है, पीठ है, वो किसी दीवार को टच करके बैठे हैं आप, मतलब सहारा लेकर बैठे हैं आप। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टूवर्ड्स द फ्रंट वॉल। मान लीजिए आपके पीछे से आगे की तरफ, यहाँ पीछे से ऐसे आगे की तरफ, पीछे से आगे की तरफ ऐसे, इस साइड से जैसे पेन की टिप है, जैसे पेन है ना, पेन की बैक से पेन की टिप की तरफ, ये मान लीजिए इस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है। और ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है बैक से फ्रंट वॉल की तरफ आ रही है, इट इज़ डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और ना ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो बीम है ये ऐसे राइट साइड डिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे जैसे मेरा पेन ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो ये डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन होती है ना, जो ये डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके ऊपर राइट साइड में फोर्स लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बतानी है। तो देखिए बच्चे, जिस डायरेक्शन में ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं ना, तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से हमेशा ऑपोजिट होती है। इट मीन्स जो करंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, करंट ऐसे होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन उल्टी, इलेक्ट्रॉन ऐसे। क्या आपको ये समझ आया? और जिस साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब राइट साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब इस बीम के ऊपर फोर्स लग रही है राइट साइड। तो अब आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना, वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से दी जाती है। तो आइए, इसकी जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से जब हम देंगे, तो उसके लिए चलिए सिचुएशन पर हम हमारा लेफ्ट हैंड जो है उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको ना एक चीज़ से याद रखना है इसको, जो आपका थंब है ना, आप ऐसे याद रखिए, फादर, मदर और चाइल्ड। फादर फॉर फोर्स, एम मदर, ट्रिक होती है ये। एफ फॉर फादर, मतलब थंब, फादर, मदर और ये चाइल्ड, फादर, मदर और चाइल्ड। तो आप अप्लाई करेंगे करंट, देखिए अंदर की तरफ, इधर की तरफ करंट है और फोर्स लग रही है राइट साइड। फादर, मदर, चाइल्ड, मतलब जो आपकी ये वाली जो फिंगर है ना, ये वाली फिंगर आपके ऐसे करंट की तरफ होनी चाहिए। और करंट की देखिए, अगर मैं ये वाली जो हमारी फिंगर है, इसको अगर मैं करंट की तरफ कर दूँ, मतलब इधर करूँ, और इधर भी ऐसे ऐसे करना है हमें, हमारे हाथ को ऐसे। ये जो थर्ड वाली फिंगर है ना, मिडल फिंगर जिसको हम बोलते हैं, ये होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन में। थंब आपका होना चाहिए जिस साइड फोर्स लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में। तो चेक करें, तो आप चेक करें कि जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, थंब से जस्ट नेक्स्ट जो फिंगर है, वो जा रही है इनटू द पेज, पेपर से अंदर की तरफ। पेपर से अंदर की तरफ अगर ये जा रही है, तो आपको इसी हिसाब से डायरेक्शन बतानी है। यही हमने लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड विल बी इनटू द चैम्बर, मतलब जिस सरफेस पर आप बैठे हैं उस सरफेस की तरफ होगी। ये फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल से दी गई है, तो आप ऐसे बता सकते हैं इसको। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द रूल विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द फॉलोइंग डायरेक्शंस। आपको अलग अलग डायरेक्शन दी गई हैं, अलग अलग सिचुएशन दी गई है, आपको ये बताना है इस सिचुएशन में डायरेक्शन बताने के लिए आप कौन से रूल का यूज़ करेंगे। फर्स्टली बोले कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक सीधा सा करंट कैरिंग वायर है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे बताएंगे। तो बेटा, कोई भी स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन दी जाती है वो स्क्रू रूल से दी जाती है, राइट हैंड स्क्रू रूल, और उसको राइट हैंड थंब रूल भी बोल देते हैं। ये रूल कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट है ना, सपोज ऊपर की तरफ करंट है या नीचे की तरफ करंट है, जिस भी डायरेक्शन में करंट है, करंट की तरफ आप अपना थंब रखें और फिर जिस साइड आपकी फिंगर्स घूमे, फॉर एग्जाम्पल थंब आपका ऐसे है, तो जिस साइड आपकी फिंगर्स जो कर्ल करेंगी ना, तो ये आपकी जो फिंगर है, इट विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप इस वाले रूल से आप बताएंगे कि स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी। इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है, जैसा वो पिछला क्वेश्चन आया था, कि अगर एक वायर है, वायर को दो मैग्नेट के बीच में रखते हैं, तो वायर जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, उसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो उस फोर्स की डायरेक्शन आप कैसे देंगे। देखिए बेटे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से दी जाती है। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड, ये जो क्वेश्चन था ना चैम्बर वाला, इसमें भी आपने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन बताई थी। और एक और क्वेश्चन अभी हमने किया था कि लार्जेस्ट फोर्स लगेगी कब वायर पर,
तो और अगर ना वहाँ पर आपको ये बताना होता है कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगी, तब भी आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते। वायर है, वायर में करंट है, वायर को मैग्नेट्स के बीच में रखा गया है, तो वायर के ऊपर फोर्स लगेगी, तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगी ये बताने के लिए आपको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करना है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को स्ट्रेच कर लेते हो कि वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, तो फादर मदर चाइल्ड से आप याद रखेंगे एफ फॉर फादर मदर एंड देन चाइल्ड, चाइल्ड फॉर करंट। कि तो थंब आपका, लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, फर्स्ट फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, मिडल फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन बताएगी। आई होप क्लियर है। इसी क्वेश्चन का 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये, करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू रोटेशन ऑफ द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं कॉइल है, कोई भी वायर को बेंड करके कॉइल बनाई गई है, वो कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करा रहे हो, मूव करा रहे हो, तो बेटे जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी कंडक्टर को आप मूव कराते हो तो उस कंडक्टर के अंदर करंट जनरेट हो जाती है, और जो करंट जनरेट होती है उसको हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। उस इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से बताई जाती है। देखिए आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चन में ना सिचुएशन देके आपसे सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि कौन सा रूल है, आपसे सिचुएशन के साथ ये भी पूछा जाता है कि उस रूल को स्टेटमेंट दे, क्या है वो रूल। तो इसीलिए ना आप देख लीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन किस वे में पूछा गया है। अगर आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तो सिर्फ आपसे रूल का नाम पूछा गया है कि आप इस सिचुएशन में कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। बट अगर ऐसे है कि आपसे 2 नंबर में कुछ पूछा गया है तो आपको शायद स्टेटमेंट भी देनी है, पड़ जाए वहाँ पर। या तो वो मेंशन करेंगे, नहीं तो फिर आप मार्क्स देख लीजिए, 2 मार्क्स में आप रूल का नाम नहीं बताएंगे, सिर्फ उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो अगर कोई कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है तो कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस होगी, और उस इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन दी जाती है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से दी जाती है। राइट हैंड रूल में इंड्यूस्ड करंट की जब भी बात आई, ध्यान रखना आप, इंड्यूस्ड करंट में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में वही, आप अपनी फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को स्ट्रेच करेंगे, एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखेंगे, तो आपका थंब आपको मोशन ऑफ द कोयल, मोशन मतलब मूव करना, मूव कोई भी चीज़ फोर्स से करती है, वही फादर मदर चाइल्ड से आप याद रखें अगेन। थंब आपको मोशन ऑफ द कोयल, मोशन ऑफ द कोयल मतलब जहाँ फोर्स लग रहा है उस साइड वो मूव कर रही है, इस तरीके से याद रखें। तो मोशन ऑफ द कोयल के अकॉर्डिंग आप अपना थंब कर लें, फर्स्ट फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी और मिडल फिंगर अगेन आपको करंट, चाइल्ड, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देगी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अक्कर, कि एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब और कैसे होता है। देखिए इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। इसका ना कारण नंबर 1 है कि आप जो वायर के ऊपर इंसुलेशन, मतलब आपने देखा होगा कॉपर वायर के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा होता है, रबर टाइप, तो ब्लैक ब्लैक जो होता है ऊपर वो इंसुलेशन बोलते हैं उसको। व्हेन द इंसुलेशन ऑफ द वायर यूज्ड, जो भी आप वायर यूज़ कर रहे हो उसका इंसुलेशन अगर कहीं से डैमेज हो जाए तो भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तारें मिल जाएंगी एंड ऑल। दूसरा तो कारण हो सकता है कि वही आपका जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, करंट को एक ऐसा पाथ मिल जाए जहाँ पे उसको लगे कि यहाँ से रेजिस्टेंस कम है और करंट गलत पाथ से मूव करना शुरू कर दे। तीसरा हो सकता है कि कहीं पे अंदर ही अंदर वायर्स का कनेक्शन हो जाए, कोई लाइव वायर न्यूट्रल वायर से कनेक्ट हो जाए एक्सीडेंटली, तो इन केसेस में जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, और पुरानी बुक में, पुरानी जो एडिशन है एनसीईआरटी के, उनमें इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जो हमारा न्यू वाली एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग 9 ही क्वेश्चन है। तो ये वाला जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ये वाली वीडियो में आपको बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ अर्थ वायर इन केस ऑफ मेटेलिक अप्लाइंसेस। तो देखिए बच्चे, अर्थ वायर का ना सिंपल सा काम होता है प्रोटेक्शन का। अर्थ वायर ना आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को भी डैमेज से बचाती है, क्योंकि क्या करती है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा करंट आ जाए वायर के मिलने से या कुछ भी ऐसा हो जाए, तो वो ना सारे के सारे अर्थ वायर जो है वो कनेक्टेड होती है ग्राउंड से, अर्थ सरफेस से। और अर्थ सरफेस ना एक ह्यूज कंडक्टर है, उसको आप जितना मर्जी चार्ज दे दो वो उतना मर्जी चार्ज एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अर्थ वायर क्या करती है, कहीं से भी अगर कोई भी लाइक मेटेलिक बॉडी है, अगर हम बात कर लेते हैं, आप देखते हैं कि आपके स्पीकर की कई बार मेटेलिक बॉडी होती है और कहीं से ना
वायर्स जो है वायर कनेक्ट हो गई और वायर के कनेक्ट होने के बाद एक्स्ट्रा चार्ज कभी भी मेटल पर आ जाए, एक्चुअल में क्या होता है कि मेटल के सरफेस पर ही सारा चार्ज आ जाता है। तो जो यूज़र है वो जैसे ही उसको टच करेगा ना अप्लाइंसेस को, तो यूज़र को करंट लग सकता है। तो लाइव वायर ना प्रोटेक्शन पर्पस से यूज़ होती है कि जब भी मेटेलिक बॉडी पर चार्ज आए तो क्या करती है, जो अर्थ वायर है वो सारे के सारे चार्ज को ग्राउंड में भेज देती है, जिससे कि यूज़र और आपके अप्लाइंसेस जो भी हैं वो सब डैमेज से बच जाते हैं। तो इसका मेन जो काम है वो प्रोटेक्शन का है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।